अब हम समझते हैं 1B के लिए डेफिनेशन है परिभाषा द्विआधारी संबंध की। इसके पहले हमने पढ़ा था इकाई संबंध, सार्वत्रिक संबंध और एक रिक्त संबंध। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिससे कि यहाँ सुतुल्य संबंध आता है, सम्मित आता है और संक्रामक आता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो रिलेशन कौन से होते हैं और यहाँ पर जो रिलेशन दिए गए हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, जो द्विआधारी संबंध होता है इसकी जो डेफिनेशन होती है इसे आप लिख लीजिएगा। जो द्विआधारी संबंध होता है बाइनरी रिलेशन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। इसकी डेफिनेशन ने कहा है कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समुच्चय A में कोई भी एक समुच्चय सेट दिया गया है A में कोई संबंध R। ठीक है, अगर सेट A दिया है और उसका रिलेशन बनाता है R, A क्रॉस A उप समुच्चय होता है। मतलब ये डेफिनेशन आपसे सिंपल सी ये बोल रही है कि रिलेशन होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन उसको कहा जाता है जो उप समुच्चय होता है A क्रॉस A का। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? सेट A की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इस डेफिनेशन में कहा है हम जानते हैं कि समुच्चय A में कोई संबंध R, कोई भी रिलेशन R है, किसके ऊपर है? इस सेट A पर है। ठीक है, A क्रॉस A उप समुच्चय होता है। क्या होता है? ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? उप समुच्चय होता है A क्रॉस A का। ठीक, अब ये तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि ये रिलेशन की डेफिनेशन है और ये रिलेशन होता है और इसे A क्रॉस A के अवयव के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इस रिलेशन को किस रूप में लिखा जाता है? A क्रॉस A के अवयव के रूप में लिखा जाता है। मान लिया जाए अगर हमारे पास सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिख दिए 1, 2 और 3। ठीक है, हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 2, 3 और इसका जब हम A क्रॉस A निकालते हैं, A क्रॉस A सेट A लिखा और सेट A लिखा, यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो जब हम इसका A क्रॉस A निकालेंगे तो हमारे पास A क्रॉस A हमको प्राप्त होगा, A क्रॉस A हमको प्राप्त होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, तो ये जो A क्रॉस A हमको प्राप्त हुआ है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि A क्रॉस A के अवयव के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये रिलेशन लिखा जाता है। ठीक, अब इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है? समुच्चय A के, मतलब जो सेट A है हमारा, समुच्चय A के युग्मों के रूप में। ठीक, अब युग्म क्या होता है? देखिए, जब हम A क्रॉस A निकालते हैं सेट A का सेट A के साथ तो ये 1 इस 1 से कनेक्ट हो जाता है और एक एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक, जब ये दो समुच्चय के जब हम क्रॉस निकालते हैं 1 और 1, ये एक समुच्चय एक अवयव बन गया। क्या बन गया? अवयव बन गया। ठीक है, अब ये एक अवयव किसका बना है? A क्रॉस A का एक अवयव बना है। ठीक है, क्या? 1 और 1। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि समुच्चय A के युग्मों, अब युग्म क्या होता है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 युग्मों के रूप में प्राप्त इस संबंध को द्विआधारी संबंध कहा जाता है। ठीक है, अब ये द्विआधारी संबंध का मतलब क्या होता है? इसका सीधी सी बात इतनी सी है कि जब भी आपको द्विआधारी संबंध दिया जाएगा उसके अंदर एक सेट होगा। क्या होगा? एक सेट होगा, मतलब एक समुच्चय होगा, उसी समुच्चय के ऊपर आपसे को एक रिलेशन दिया जाएगा उसी के ऊपर। ठीक है, अब रिलेशन प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा कि रिलेशन क्या होगा, तो जो सेट A है इसके अकॉर्डिंग जब आप इसका A क्रॉस A ज्ञात करते हो तो आपके पास 1, 1 एक
एक अवयव प्राप्त हुआ है, 1 2 अवयव प्राप्त हुआ, 1 3 हुआ है, 2 1 हुआ है, 2 2 हुआ है, 2 3 3 1 3 2 3 3। ये जो एलिमेंट्स आपको प्राप्त हुए हैं इनके ऊपर कोई रिलेशन बनाया जाएगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। जैसे कि अगर हम इस 1 को रिलेट करते हैं 1 रिलेशन 1, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। कहने का मतलब सेट ए के अवयव से जब हम ए क्रॉस ए निकालते हैं और उसके युग्म जो होते हैं, ए क्रॉस ए के जो अवयव होते हैं उन पर जो रिलेशन बनाए जाते हैं वो रिलेशन क्या कहलाते हैं, द्विआधारी संबंध, ठीक है। तो आप इतनी सी बात याद रखना, इसमें सेट क्या होगा, ओनली एक सेट दिया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एक सेट दिया जाएगा, फिर उसी सेट पर एक रिलेशन दिया जाएगा जिसके आधार पे हम रिलेशन बनाएंगे। वो रिलेशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विआधारी संबंध कहलाते हैं, बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। तो देखिए मेन यहाँ पर 3 हैं। ये जो 3 रिलेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है मैथ्स के लिए, ठीक। जब तक आप इस मैथ्स को पढ़ोगे, बीएससी भी अगर आप मैथ्स से करते हो तो ये आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन जो रिलेशन हैं ये 3, इसको कंप्लीट तरीके से समझ लेना। सबसे फर्स्ट है सुतुल्य संबंध। इसकी मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, लेकिन अभी इसके बारे में इतना समझ लीजिए कि ये कौन से संबंध है, द्विआधारी संबंध है, बाइनरी रिलेशन है। तो देखिए सुतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड है सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड है संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद आपको एक एक करके सुतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, इनकी डेफिनेशन समझाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट है हमारा सुतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सुतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, यदि किसी समुच्चय ए में, ध्यान से समझना, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर, ठीक, मतलब इस डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि आपको एक सेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक समुच्चय दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा है। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध, ठीक है, कोई रिलेशन, अब वो रिलेशन बनता है, रिलेशन बनाया जाता है, तो कैसे बनता है, कोई संबंध आर, मतलब एक रिलेशन आपको दिया होगा, आर इस प्रकार हो कि, मतलब कहने का कि जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार होगा, इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो आर सुतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक। अब सीधी सी सिंपल सी बात है, यहाँ कहा गया है जो सेट ए है इसका प्रत्येक अवयव, मतलब सेट ए, पहले हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, एक सेट लिखा हमने, यहाँ लिख दिया 1 2 और एक 3 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। ये मैं जो समझा रहा हूँ ये तो रफ वर्क के लिए है, ठीक, लेकिन यहाँ तक इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि, संबंध रिलेशन क्या होगा, आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं, देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, ये क्या लिखा है यहाँ पर, स्वयं, ठीक, मतलब खुद से, सेल्फ, खुद से आर द्वारा संबंधित हो, तो आर सुतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक। अब ये रिलेशन ऐसा बोल रहा है कि जब आप इसका ए क्रॉस ए निकालते हो, क्या निकालते हो, ए क्रॉस ए, ठीक, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए कोई भी रिलेशन निकालने के लिए हमें उसका ए क्रॉस ए निकालना पड़ता है, ठीक। ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं और ये जानते हैं कि ये कौन सा ऑपरेशन, सॉरी ये कौन सा रिलेशन है, ये द्विआधारी संबंध है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेट की बात की जा रही है, एक समुच्चय की बात की जा रही है, ठीक। तो ए क्रॉस ए यहाँ पर जब हम निकालते हैं
तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब A क्रॉस A हमने निकाला है तो हमारे पास इतने एलिमेंट्स हमको प्राप्त हो गए। ठीक, अब ये जो स्वतुल्य संबंध होता है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो इस बात को बोलता है कि अगर, ठीक, ये वाला 1 और ये वाला 1 ये क्या है, एक अवयव है। क्या है ये, एक अवयव है। और किसका अवयव है ये, A क्रॉस A का एक अवयव है। तो ये बोल रहा है A का प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब समझते हो, 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेट A के ऊपर। तो रिलेशन बोल रहा है कि A का प्रत्येक, ये शब्द बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो R स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि रिलेशन जो है इसके अंदर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ठीक, अब जैसे कि यहाँ R में आ गया 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पर 1 1 क्या है, ये स्वयं, ठीक, ये जो R है, यहाँ पर ये जो R हमको दिया है, R 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, तो ये इस बात को डिनोट करता है, ये वाला 1, ये 1, ठीक, रिलेशन होना चाहिए किससे, 1 से। 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से। 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 2 से। 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 3 से। ये स्वयं से ही रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। ठीक, यहाँ पर तो अभी आपने एक उदाहरण से इसको ऐसे समझा है कि हमने ये रिलेशन निकाल लिया, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं, ये क्या बोल रहा है, A रिलेशन A। यहाँ पर A रिलेशन A का मतलब है, A रिलेशन A, कोई भी जब आपको सेट दिया जाएगा उसके अंदर प्रत्येक के लिए A रिलेशन A, और यहाँ लिखा है फॉर ऑल, ये क्या कहलाता है, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है सभी के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये जो फॉर ऑल है ये इसलिए लगाया जाता है कि जो सेट A है, ठीक, सेट A जो है उसका रिलेशन इस टाइप से होना चाहिए, मतलब A रिलेशन A होना चाहिए और सभी A के लिए। ठीक, अब यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, A अवयव है किसका, रिलेशन का, मतलब A और A किसके अंदर आने चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक, और देखिए कुछ जो राइटर बुक लिखते हैं, सभी राइटर अपने अपने अकॉर्डिंग बुक को लिखते हैं। ठीक, कुछ बुक लिखने वाले इसका उपयोग करते हैं और कुछ राइटर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, MP बोर्ड में जो बुक चल रही है RB त्रिपाठी नूतन की, ठीक, बहुत ही अच्छी बुक है। तो जो RB त्रिपाठी की बुक है, RB त्रिपाठी इस बुक के अंदर कुछ प्रश्न में, मतलब 90% जो प्रश्न होते हैं उनमें इसका उपयोग करता है। ठीक, सेकंड वाले का। ठीक, और यहाँ पर 10% सवालों में वो इनका उपयोग करता है, इस वाले का। ठीक है, आपको नॉलेज में दोनों ही होने चाहिए कि रिलेशन को लिखने के तरीके कैसे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसको पढ़ा जाता है A रिलेशन A, फॉर ऑल A अवयव है A का। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, A और A अवयव है किसका, रिलेशन का, मतलब ये रिलेशन के अंदर आता है। फॉर ऑल A अवयव है किसका, A का। ठीक, तो ये तो हो गया स्वतुल्य संबंध के जो मैथ्स में लिखे जाते हैं गणितीय रूप में, ये आपको याद रखना है और ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब हम इसके कुछ और उदाहरण को लेकर समझते हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाता है। ठीक है, कौन सा संबंध आ जाता है, स्वतुल्य संबंध हमको समझ में आ जाता है। जैसे कि मान लिया जाए हमने एक समतल बना दिया। क्या बना दिया, यहाँ पर हमारे पास
एक समतल है, ठीक। अब जब भी द्विआधारी रिलेशन का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कोई भी सवाल होगा, तो आप एक बात कंप्लीट तरीके से याद रखना कि उस प्रश्न के अंदर हमको दो बातें दी गई होगी। दो बातें कौन कौन सी होगी वो? एक होगा समुच्चय और एक होगा रिलेशन, ठीक। ये सवाल में हमको स्पष्ट रूप से दिया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, न्यूटन की बुक का उदाहरण है यहाँ पर। इस उदाहरण को जो मैंने लिया है न्यूटन की बुक से ही लिया है, आरबी त्रिपाठी से। तो ये जो उदाहरण है ये इस बात को बोल रहा है कि कोई एक समतल है और इस समतल के अंदर ये रेखाएं हैं, ठीक है। ये सब क्या है? इसको आप बोल सकते हो ये सब क्या है? रेखाएं हैं, ठीक। ये रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं हैं तो ये इस बात को बोलती है, यहाँ पर जो रेखाएं आपको दी गई है ये समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया है? समुच्चय, एक सेट दिया गया है, समुच्चय सेट, ठीक है। कहने का सीधा सा मतलब इतना सा है कि इस समतल में आपको जो दिया गया सेट है, जैसे कि इसको हमने मान लिया ए आपको रेखाओं का समुच्चय, एक सेट दिया है, रेखाओं का समुच्चय। और किसके अंदर दिया है? एक समतल के अंदर आपको दिया है, ठीक है। अब जब ये समतल के अंदर दिया है और ये रेखाओं का समुच्चय आपको दिया है, ठीक, और आपको एक रिलेशन बोल दिया जाता है कि ये जो रेखाएं हैं ये समांतर है। कैसी है? समांतर है, ठीक। अगर मान लो, ठीक, इसको हम मान लेते हैं L1, इसको मान लेते L2, इसको मान लेते L3, इसको मान लेते L4। ऐसी अनंत रेखाएं होती है, ठीक है। अब हमने इसको तो मान लिया कि भाई ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम सुतुल्य संबंध की बात करते हैं तो क्या ये L1 जो रेखा है, ठीक, क्या इस स्वयं के समांतर होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। कैसे होगी? देखिए, ये जो L1 रेखा है इसके ऊपर एक लाइन और खींची तो ये L1 समांतर होगी। किसके ऊपर? L1 के ऊपर। मतलब L1 स्वयं क्या होगी? समांतर होगी। अगर हम L2 की बात करते हैं तो L2 भी समांतर होगी। किसके समांतर होगी? L2 रेखा के, ठीक है। ये भी क्या होगी? समांतर होगी, ठीक है। और यहाँ पर L3 के समांतर होगी, L4 के समांतर होगी। तो सुतुल्य का मतलब ये होता है कि रिलेशन के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो रिलेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? रिलेशन के अंदर आ जाएगा हमारे पास L1, ठीक। फिर आ जाएगा हमारे पास L2, ठीक। फिर आ जाएगा हमारे पास L3, L4, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रेखाएं हैं सब किसके अंदर आ रही है? रिलेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि L1 स्वयं के समांतर होती है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ गई? एक रिलेशन के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो समतल होता है, समतल में जो रेखाएं होती है, ठीक, और अगर रिलेशन दे दिया जाता है कि समांतर, तो ये किस रिलेशन का पालन करती है? सुतुल्य संबंध का ये पालन करती है, ठीक है। अब हमने एक उदाहरण समझा, अब हम अगला समझते हैं सेकंड उदाहरण में हम समझते हैं कि आपको एक समतल दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? एक समतल बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर जो सेट होता है समुच्चय होता है। कोई भी जैसे कि मान लिया जाए समुच्चय, और उस समुच्चय को हम क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक समतल दिया गया है। इस समतल के अंदर आपको त्रिभुज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? त्रिभुज दिए गए हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक त्रिभुज, ये हमारा पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, ये पांचवा त्रिभुज और ये छठा त्रिभुज। ऐसे बहुत सारे समतल के अंदर त्रिभुज है, कितने भी आप मान सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो समुच्चय है
वो प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न ये जो उदाहरण है इसमें ये बोला गया है कि कोई एक समतल है और समतल के अंदर क्या है, त्रिभुज है। क्या है वो, त्रिभुज है। समतल के अंदर क्या है, त्रिभुज है। तो इस समतल के अंदर हमको क्या दिए गए हैं, ट्रायंगल त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल त्रिभुज हमको दिए गए हैं, तो इतनी बात आप याद रखना, ये त्रिभुज जो है, ठीक है, ये छोटा है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखिए ये छोटा बनाया हमने, एक थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, फिर इसको और क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, फिर इसको और क्या कर दिया हमने, बड़ा कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर सेट ए में हमारे पास ये त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुजों का हमको क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, का समुच्चय हमको दिया गया है। ठीक है, समुच्चय ए और रिलेशन आर में आपसे ऐसा कहा गया है कि ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, सर्वांग सम। कैसे होंगे ये, सर्वांग सम। आपसे ये बात बोली गई है कि सेट ए है और त्रिभुजों का समुच्चय, रिलेशन आपको दिया है सर्वांग सम। दो बातें आपको हर प्रश्न में दी जाएगी। यहाँ पर जिस उदाहरण को हम समझ रहे हैं, इस उदाहरण में आपको एक समतल दिया है, समतल के अंदर अलग अलग प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, कोई अधिक कोण हो कोई अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, कोई न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, कोई समकोण त्रिभुज हो सकता है, कोई सा भी त्रिभुज यहाँ पर हो सकता है। तो जो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, इन त्रिभुजों के अंदर एक रिलेशन दिया गया है, और वो रिलेशन क्या दिया गया है, वो रिलेशन दिया गया है सर्वांग सम। ठीक है, और सर्वांग सम के बारे में आपने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पढ़ा है 10th क्लास में। सर्वांग सम की परिभाषा क्या होती है, सभी अंगों का बराबर होना। जैसे कि मान लिया जाए, अगर आपको ये सर्वांग सम समझ में नहीं आता है, ठीक, तो सर्वांग सम के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मान लिया जाए ये दो पेन है। ठीक है, ये दो पेन जो हमारे पास है, ये दोनों पेन आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक, ना तो कोई पेन छोटा है और ना ही कोई बड़ा।